हेलो एवरीवन। आज हम ऑर्डर 6 को कवर करेंगे और ऑर्डर 6 के सारे रूल को हम रूल बाय रूल पढ़ेंगे। बिफोर गोइंग ऑन द रूल्स हम सबसे पहले समझेंगे कि प्लीडिंग्स होता क्या है। प्लीडिंग्स बेसिकली प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों को इंक्लूड करता है। और प्लीडिंग्स जो है किसी भी केस का एक बैकबोन होता है जिसपे किसी भी पार्टी का केस स्टैंड करता है। द केस ऑफ अ पार्टी मस्ट बी सेट आउट इन प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स में बेसिकली किसी भी पार्टी का जो केस है उसको प्लीडिंग्स के थ्रू ही सेट आउट करते हैं, और जो ग्राउंड्स उन्होंने प्लीडिंग में स्पेसिफाई करे हैं उस ग्राउंड्स के अलावा वो किसी भी ग्राउंड्स पे रिलीफ क्लेम नहीं कर सकते हैं। इससे हमें ये समझ आता है कि प्लीडिंग्स में पार्टीज़ को अपने सारे रिलीफ के ग्राउंड्स एसरटेन करने होते हैं। अगर वो कोई भी ग्राउंड्स प्लीडिंग्स में एसरटेन नहीं करती है या स्पेसिफाई नहीं करती है तो फिर जिन ग्राउंड्स को उन्होंने स्पेसिफाई नहीं करा है उस पर वो रिलीफ नहीं मांग सकती है। और प्लीडिंग्स बेसिकली क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए, जो कि एक पार्टी के द्वारा बनाया जाता है दूसरे पार्टी के द्वारा डिनाई किया जाता है। और अकॉर्डिंग टू मोगा, मोगा ने ये बोला था कि प्लीडिंग्स आर फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट्स ड्रॉन अप एंड फाइल्ड बाय ईच पार्टी टू अ केस stating what his contentions will be at the trial and giving all such details or as his opponent needs to know in order to prepare his case in answer। मोघा ने बेसिकली ये बताया था कि प्लीडिंग एक फॉर्मल रिटन स्टेटमेंट है जो कि एक पार्टी के जो कि पार्टीज के द्वारा फाइल किया जाता है एक केस में, जिसमें वो अपना कंटेंशंस बताते हैं कि वो ट्रायल के टाइम उनका क्या कंटेंशंस होगा। वो सारे डिटेल्स देते हैं जो कि अपोजिट पार्टी को जानने की ज़रूरत है, जिससे कि अपोजिट पार्टी अपना केस प्रिपेयर कर सके। हम प्लीडिंग्स समझ गए। अब हम प्लीडिंग्स के ऑब्जेक्टिव देखेंगे सबसे पहले, फिर हम रूल्स पे आएंगे। प्लीडिंग्स के ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल है। प्लीडिंग का ऑब्जेक्टिव कहता है कि टू ब्रिंग द पार्टीज टू डेफिनेट इशूज। प्लीडिंग्स हेल्प करता है कि जो भी कंट्रोवर्शियल इशूज हैं पार्टीज के बीच में या जो कंटेंशंस हैं पार्टीज के बीच में, वो कंटेंशंस को सामने लाया जा सके। टू प्रिवेंट सरप्राइज एंड मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। पार्टीज को किसी भी सरप्राइज से बचाया जा सके या फिर जस्टिस के मिसकैरेज को होने से रोका जा सके। टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंस एंड ट्रबल। कोई भी जो अननेसेसरी एक्सपेंस होता है, कोई भी जो फालतू खर्च है, उसको बचाने की कोशिश की जाती है प्लीडिंग के थ्रू। टू सेव पब्लिक टाइम। पब्लिक के टाइम को बचाने की कोशिश की जाती है। और टू असिस्ट द कोर्ट। कोर्ट को असिस्ट करने के लिए भी प्लीडिंग्स फाइल की जाती है। ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं प्लीडिंग की। आप और भी ऑब्जेक्टिव्स ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि आपको सूटेबल लगता है अपने अकॉर्डिंग, जो कि आप प्लीडिंग्स के डेफिनेशन के थ्रू इन्फर कर सकते हैं। अब हम प्लीडिंग्स के रूल पढ़ेंगे और रूल जो है हम प्लीडिंग्स के वो बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ेंगे। आते हैं हम बेयर एक्ट पे। ऑर्डर 6 रूल 1 टॉक्स अबाउट प्लीडिंग। प्लीडिंग शैल मीन प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट। रूल 1 कहता है प्लीडिंग का मतलब ही होता है प्लेंट या फिर रिटन स्टेटमेंट। अब प्लेंट क्या होता है? प्लेंट जो है पहला स्टेप होता है किसी भी सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए। जो पहला स्टेप लिया जाता है उसको हम प्लेंट कहते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्लेंटिफ अपना क्लेम राइटिंग में स्टेट करता है, और वो जो प्लेंट वो फाइल करता है उस प्लेंट में वो सारे पार्टिकुलर्स कवर होते हैं जो कि ऑर्डर 7 के रूल 1 में मेंशन किए गए हैं, जो कि हम आने वाले ऑर्डर में पढ़ेंगे। इसको ही हम जो है प्लेंट कहते हैं, प्लेंटिफ का। वहीं पर रिटन स्टेटमेंट क्या होता है? रिटन स्टेटमेंट डिफेंडेंट की प्लीडिंग होती है जिसमें वो जितने भी मटेरियल एलिगेशंस प्लेंट में प्लेंटिफ के द्वारा लगाए गए हैं उन सब से डील करता है। और कोई नया फैक्ट अगर डिफेंडेंट के फेवर में है तो उस फैक्ट को भी स्टेट करता है अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। साथ ही वो लीगल ऑब्जेक्शंस भी लेता है प्लेंटिफ के क्लेम के खिलाफ। इसको हम कहते हैं डिफेंडेंट की प्लीडिंग, जिसको कि हम ऑर्डर 8 में कवर करेंगे। अब यहीं पे रूल 2 बात करता है प्लीडिंग टू स्टेट मटेरियल फैक्ट्स नॉट एविडेंस। रूल 2 कहता है कि प्लीडिंग्स में हमेशा मटेरियल फैक्ट्स होने चाहिए। मटेरियल का मतलब होता है रेलिवेंट फैक्ट्स। वो फैक्ट्स होने चाहिए जो कि नेसेसरी है इशूज़ के डिटर्मिनेशन के लिए, और कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए प्लीडिंग्स में।
सो इसका सब रूल 1 कहता है एवरी प्लीडिंग सेल कंटेन ओनली अ स्टेटमेंट इन अ कंसाइज फॉर्म ऑफ अ मटेरियल फैक्ट्स ऑन विच द पार्टी प्लीडिंग्स relies for his claim or defense, as the case may be, but not the evidence by which they are to be proved. सो रूल 2 का सब रूल 1 कहता है कि प्लीडिंग्स में सिर्फ फैक्ट्स स्टेट होने चाहिए, कोई लॉ स्टेट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात कहता है कि प्लीडिंग में कोई एविडेंस नहीं होनी चाहिए और फैक्ट जो है कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए। बस रूल 1 ये सब रूल 1 यही कहता है कि प्लीडिंग में फैक्ट होने चाहिए, लॉ नहीं होना चाहिए, प्लीडिंग कंसाइज फॉर्म में होना चाहिए और प्लीडिंग में कोई एविडेंस भी नहीं होना चाहिए। वहीं पे सब रूल 2 कहता है एवरी प्लीडिंग सेल व्हेन नेसेसरी बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स नंबर्ड कंसेक्यूटिवली, each allegations being so far as is convenient contained in a separate paragraph. सो सब रूल 2 कहता है कि हर प्लीडिंग में अगर ज़रूरत है तो उसको हमको पैराग्राफ्स में डिवाइड करना चाहिए और उसको नंबर्ड कर देना चाहिए 1 2 3 4 अगर ज़रूरत हो तो, जिससे कि कन्वीनियंट हो सके कोर्ट को भी ये समझने में कि हमारा एलिगेशंस क्या है और हमारे कंटेंशंस क्या है और हम किस ग्राउंड्स पे रिलीफ एलेज कर रहे हैं। वहीं पे सब रूल 3 बात करता है डेट्स सम्स एंड नंबर्ड shall be expressed in a pleading in figures as well as in words. तो सब रूल 3 कहता है अगर प्लीडिंग्स किसी भी पार्टी के प्लीडिंग में कोई भी डेट मेंशन है या फिर कोई सम मेंशन है या फिर कोई नंबर मेंशन है तो उसको उस पार्टी को फिगर में और वर्ड्स में दोनों में उस प्लीडिंग में मेंशन करना होगा। जैसे अगर किसी भी प्लीडिंग में 2000 रुपये की बात की गई है तो पार्टी को 2000 भी लिखना होगा और 2000 भी लिखना होगा। ये बात करता है सब रूल 3 रूल 2 का। रूल 3 बात करती है फॉर्म ऑफ प्लीडिंग, किस फॉर्म के थ्रू प्लीडिंग फाइल की जाएगी। तो जो फॉर्म होता है प्लीडिंग का वो अपेंडिक्स ए में प्रोवाइड किए गए हैं, उसमें से कोई भी फॉर्म यूज किया जा सकता है प्लीडिंग के लिए जो कि सुटेबल हो, और अगर कोई फॉर्म सुटेबल नहीं है तो फिर ऐसा फॉर्म यूज़ किया जा सकता है जो कि उसके जैसा हो। वहीं पे 3A बात करता है फॉर्म्स ऑफ प्लीडिंग इन कॉमर्शियल कोर्ट्स। अब कॉमर्शियल कोर्ट्स में प्लीडिंग्स का फॉर्म क्या होगा, तो कॉमर्शियल डिस्प्यूट में फॉर्म जो है प्लीडिंग का वो हाई कोर्ट रूल्स के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जाता है और उस कॉमर्शियल डिस्प्यूट के पर्पस के लिए ही बनाया जाता है। सो उसी फॉर्म को यूज किया जाएगा कॉमर्शियल कोर्ट में प्लीडिंग्स को फाइल करने के लिए। अब रूल 4 बात करता है पार्टिकुलर्स टू बी गिवन व्हेन नेसेसरी। सो रूल 4 कहता है इन ऑल केसेस इन विच द पार्टी प्लीडिंग रिलाइज ऑन एनी मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस, and in all other cases in which particulars may be necessary beyond such as exemplified in the forms aforesaid, particulars with dates and items if necessary shall be stated in the pleading. सो रूल 4 सिंपली ये कहता है कि अगर किसी भी पार्टी के प्लीडिंग में मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, विलफुल डिफॉल्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर कोई और केस इन्वॉल्व है तो उसमें और डिटेल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत होगी और जो प्लीडिंग है उसमें वो स्पेसिफिक डिटेल्स उस केस से रिलेटेड प्रोवाइड करना होगा पार्टीज़ को, जैसे कि डेट्स और आइटम्स अगर ज़रूरी हो तो। सो आप देख सकते हैं कि रूल 4 में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी पार्टी का प्लीडिंग misrepresentation, fraud, breach of trust, willful default, undue influence or any other cases in which particulars may be necessary beyond such are exemplified in forms aforesaid. किसी भी पार्टी का केस अगर इन सब में से किसी भी चीज़ को इन्वॉल्व करता है तो बेसिकली पार्टीज़ को और भी स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा प्लीडिंग में, जैसे कि डेट्स और आइटम्स अगर ज़रूरी हैं तो उसको प्लीडिंग्स में स्टेट करना होगा। अब रूल 5 तो ओमिट हो चुका है, अब हम पढ़ेंगे रूल 6। रूल 6 बात करता है कंडीशन प्रेसिडेंट। सो प्रेसिडेंट का मतलब होता है कि कोई चीज़ के होने से पहले अगर कुछ हुआ हो तो उसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। तो रूल 6 कहता है एनी कंडीशन प्रेसिडेंट द परफॉर्मेंस और ऑक्यूरेंस ऑफ विच इज इंटेंडेड टू बी कंटेस्टेड
shall be distinctly specified in his pleading by the plaintiff or defendant, as the case may be, and subject thereto an avertment of the performance or occurrence of all conditions precedent necessary for the case of the plaintiff or defendant shall be implied in the pleading. So रूल 6 कहता है कि अगर कोई पार्टी किसी भी कंडीशन प्रेसिडेंट को चैलेंज करना चाहती है तो उस चीज़ को उसको अपने प्लीडिंग्स में मेंशन करना होगा कि मैं इस कंडीशन प्रेसिडेंट को चैलेंज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और उस चैलेंज्ड कंडीशन को छोड़ करके बाकी सारे कंडीशंस के लिए ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि सारा कंडीशन फुलफिल कर दिया गया था। बस 6 यही बात करता है। इसको मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट था दो पार्टीज़ के बीच में, उसमें बहुत सारे कंडीशंस थे कि अगर ये होगा तो आपको ये करना होगा, ये होगा तो वो करना होगा। अब दूसरी पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट की एक पार्टी ने उस पार्टी के खिलाफ केस फाइल किया जिसमें वो कह रही है कि ये जो कंडीशन है मैं इस कंडीशन को चैलेंज करता हूँ, तो उसके अलावा जो बाकी सारे कंडीशंस है ऐसा माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली पार्टी ने वो सारे कंडीशन को फुलफिल किया था। बस सिर्फ जिस कंडीशन को चैलेंज किया गया है उस कंडीशन पे एक सूट कंटेस्ट होगा और उस कंडीशन को प्लीडिंग्स में पार्टी को स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा। रूल 7 बात करता है डिपार्चर की। So, रूल 7 डिपार्चर ये कहता है कि नो प्लीडिंग सेल except by a way of amendment raise any new grounds of claim or contain any allegations of fact inconsistent with the previous pleading of the party pleading the same. So 7 बेसिकली यही कहता है कि प्लीडिंग में कोई नया ग्राउंड क्लेम का रेज नहीं हो सकता है या फिर कोई ऐसा एलिगेशंस भी रेज नहीं हो सकता है जो कि इनकंसिस्टेंट हो किसी भी पार्टी के प्रीवियस प्लीडिंग्स के साथ। जैसे एक पार्टी ने पहले प्लीडिंग फाइल करी, फिर उसने नया प्लीडिंग फाइल दोबारा एक प्लीडिंग फाइल करी जिसमें वो एक नए एलिगेशंस के साथ आती है, तो जो उसमें जो नए एलिगेशंस है वो पुराने प्लीडिंग के एलिगेशन से इनकंसिस्टेंट हो रहे हैं, मिसमैच हो रहे हैं, तो वो अलाउ नहीं किया जाएगा। एक्सेप्ट बाय वे ऑफ अमेंडमेंट, सिर्फ ये अलाउ किया जा सकता है अमेंडमेंट के थ्रू, प्लीडिंग के अमेंडमेंट के थ्रू ही ये अलाउ किया जा सकता है कि पार्टीज जो है कोई नया ग्राउंड ऑफ क्लेम रेज कर सकती है या फिर कोई ऐसा एलिगेशन ऑफ फैक्ट भी रेज कर सकती है जो कि नया हो, जो कि उन्होंने पुराने प्लीडिंग में स्टेट नहीं किया हो। रूल 8 बात करती है डिनायल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। रूल 8 कहता है वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज एलेज्ड इन एनी प्लीडिंग, a bare denial of the same by the opposite party shall be construed only as a denial in fact of the express contract alleged or of the matters of the fact from which the same may be implied, and not as a denial of the legality or sufficiency in law of such contract. So रूल 8 बेसिकली यही कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को डिनाई किया जाता है किसी पार्टी के द्वारा, सो उसमें वो पार्टी डिनाई करती है कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स की, जो फैक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट में स्टेट किए गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी, वैलिडिटी और इन्फोर्सिबिलिटी को डिनाई किया जा रहा है। जैसे कि एक पार्टी ने बोला कि मैंने सामने वाले पार्टी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा था कि वो मेरे को 30,000 रुपीज़ में एक बाइक देगी, लेकिन वो पार्टी अब बाइक देने से मना कर रही है, तो ये पार्टी कह सकती है कि हमारे बीच में 30,000 रुपये में ये डील नहीं हुई थी, 50,000 में हुई थी, ये सामने वाली पार्टी गलत कह रही है। तो इसका मतलब हुआ कॉन्ट्रैक्ट के फैक्ट्स को डिनाई कर रही है पार्टी, ये नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी, इन्फोर्सिबिलिटी को डिनाई कर रही है। अब हम पढ़ेंगे रूल 9। रूल 9 कहता है इफेक्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी स्टेटेड। So wherever the contents of any document are material, it shall be sufficient in any pleading to state the effect thereof as briefly as possible without setting out the whole or any part thereof unless the precise words of the document or any part thereof are material. So 9 बिल्कुल शॉर्ट में यही कहता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो पार्टीज के द्वारा बेसिकली प्रेजेंट किया जाता है कोर्ट में, उसको लेंथ में प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है प्लीडिंग्स में, जब तक कि जो वर्ड्स हैं डॉक्यूमेंट्स के मटेरियल ना, जैसे कि डॉक्यूमेंट है 10 पेज का, तो उसमें जो मटेरियल फैक्ट है या फिर जो मटेरियल टेक्स्ट है जो कि पार्टीज प्रेजेंट करना चाहती है कोर्ट के आगे, सिर्फ उसको वो प्लीडिंग में ऐड ऑन कर सकती है।
लेकिन अगर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही मटेरियल है तो उस केस में पार्टीज पूरा डॉक्यूमेंट भी प्रेजेंट कर सकती है प्लीडिंग्स के थ्रू कोर्ट के सामने। सो 9 यही कहता है कि जहाँ तक हो सके आप प्रिसाइजली बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करें कोर्ट में, जैसे कि कोर्ट भी कम टाइम में समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हो। लेकिन अगर आपके प्लीडिंग का पूरा टेक्स्ट ही रेलिवेंट है, मटेरियल है, तो आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को भी प्रेजेंट कर सकते हो प्लीडिंग्स के थ्रू। रूल 10 बात करता है मैलिस नॉलेज एटीसी। Wherever it is material to allege malice, fraudulent intention, knowledge or other condition of the mind of any person, it shall be sufficient to allege the same as a fact without setting out the circumstances from which the same is to be inferred. So rule 10 कहता है कि जब ये मटेरियल हो एलेज करना कि कोई भी पर्सन जो है वो मेलिस, फ्रॉडुलेंट इंटेंट या नॉलेज के साथ उसने एक्ट करा है, तो आप उसको फैक्ट के रूप में स्टेट कर सकते हो बिना वो सर्कमस्टांस को स्टेट किए हुए कि कहाँ से वो चीज़ बेसिकली इन्फर हो रही है। तो सिंपल वर्ड्स में रूल 10 बताऊँ तो रूल 10 ये कहता है कि जब ये नेसेसरी हो किसी भी पार्टी के लिए कि उसको ये एलेज करना है कि सामने वाली पार्टी ने मेलिस, फ्रॉडुलेंट इंटेंट के साथ कोई भी एक्ट करा है, तो ये पार्टी उस चीज़ को सिंपली एक फैक्ट के रूप में स्टेट कर सकती है बिना वो सर्कमस्टांस स्पेसिफाई किए हुए कि कहाँ से वो चीज़ इन्फर हो रहा हो। वो कोर्ट के थ्रू डिटरमाइन किया जाएगा ड्यूरिंग द हियरिंग ऑफ द सूट। लेकिन पार्टीज जो है फैक्ट के रूप में स्टेट कर सकती है अगर सामने वाली पार्टी ने कोई एक्ट फ्रॉडुलेंटली करा है या फिर मेलाइस इंटेंट के साथ करा है तो फिर। रूल 11 बात करता है नोटिस के बारे में। रूल 11 कहता है कि जब किसी भी पर्सन को नोटिस दे दिया जा चुका था किसी भी पार्टी के द्वारा कि मैं मतलब तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करने वाला हूँ, तो उस नोटिस को फैक्ट के रूप में स्टेट किया जा सकता है। और अगर कोई एडिशनल डिटेल्स है तो उसको फॉर्म या फिर सर्कमस्टांस जो है नोटिस के उसके थ्रू ही प्रोवाइड किया जाएगा अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप 11 के वर्डिंग्स में भी जा सकते हैं। वेयर एवर इट इज़ मटेरियल टू एलेज नोटिस टू एनी पर्सन ऑफ एनी फैक्ट। जब ये मटेरियल हो एलेज करना कि किसी भी पर्सन को किसी भी फैक्ट का नोटिस दिया जा चुका था या फिर किसी भी मैटर का नोटिस दिया जा चुका था या भी किसी भी चीज़ का नोटिस दिया जा चुका था, तो इतना सफिशियंट होगा कि आप उसको एलेज कर दे, आप उसको एक फैक्ट, उस नोटिस को एक फैक्ट के रूप में एलेज कर सकते हो जब तक जो नोटिस का टर्म है या फिर फॉर्म है या फिर वो सर्कमस्टांस जिससे नोटिस इन्फर किया गया हो वो मटेरियल ना हो, मतलब रेलिवेंट ना हो तब तक। वहीं पर रूल 12 बात करती है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशंस के बारे में। सो रूल 12 कहता है वेयर एवर एनी कॉन्ट्रैक्ट और एनी रिलेशंस बिटवीन एनी पर्सन इज टू बी इम्प्लाइड फ्रॉम अ सीरीज ऑफ लेटर कन्वर्सेशंस और अदरवाइज फ्रॉम अ नंबर ऑफ सर्कमस्टांसेस। रूल 12 कहता है जब कोई कॉन्ट्रैक्ट और कोई रिलेशन जो कि किसी पार्टी के बीच में इम्प्लाइडली अराइज हो रहा है किसी भी सीरीज ऑफ लेटर्स के थ्रू, काफ़ी सारे लेटर्स के थ्रू, कन्वर्सेशंस के थ्रू या फिर बहुत सारे सर्कमस्टांस के थ्रू, then it shall be sufficient to allege such contract or relation as a fact। सो इतना सफिशियंट होगा कि आप एलेज करते उस कॉन्ट्रैक्ट और रिलेशन को एक फैक्ट के रूप में। एंड टू रेफर जनरली टू सच लेटर्स कन्वर्सेशन एंड सर्कमस्टांसेस विदाउट सेटिंग देम आउट इन डिटेल। और आप रेफर कर सकते हो उस लेटर, कन्वर्सेशन और सर्कमस्टांस को जिसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट और उस रिलेशनशिप को एज अ फैक्ट एलेज कर रहे हो बिना उसके डिटेल्स को स्पेसिफाई किए हुए। And if in such case the person so pleading desires to rely in the alternative upon more contracts or relationships than one as to be implied from such circumstances, he may state the same in the alternative। और अगर मल्टीपल पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत सारे पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे पॉसिबल रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, तो उसको भी आप अल्टरनेटिवली स्टेट कर सकते हैं प्लीडिंग्स में। तो 12 सिंपली यही कहता है। अब हम आएंगे 13 पे। 13 बात करते हैं प्रिजम्पशन ऑफ लॉ।
Neither party need in any pleading allege any matter of fact which the law presumes in his favor or as to which the burden of proof lies upon the other side unless the same has first been specifically denied. Example, consideration for a bill of exchange where the plaintiff sues only the bill and not for the consideration as a substantive ground of claim. सो 13 ये कहता है कि वो फैक्ट्स जिसको कि प्रिज्यूम किया गया है लॉ के थ्रू एक पार्टी के फेवर में, या फिर ऐसा कोई फैक्ट जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ अपोजिट पार्टी पे लाई करता है, उसको प्लीड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कोई फैक्ट किसी पार्टी ने स्टेट किया गया और उसको लॉ के थ्रू उसके फेवर में प्रिज्यूम कर लिया गया है, या फिर ऐसा कोई फैक्ट जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ सामने वाली पार्टी पे लाई करता है, तो उस दोनों सर्कमस्टांस में पार्टीज़ को उन दोनों ग्राउंड्स को प्लीडिंग में स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। सी, अब हम 13 के वर्डिंग को भी देखते हैं। नाइदर पार्टी नीड इन एनी प्लीडिंग एलेज एनी मैटर ऑफ फैक्ट विच द लॉ प्रिज्यूम्स इन हिज फेवर। किसी भी पार्टी को प्लीडिंग में एलेज करने की ज़रूरत नहीं है कोई भी फैक्ट जो कि लॉ खुद उसके फेवर में प्रिज्यूम करता हो, और विच द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द अदर साइड, और उस फैक्ट को जिसका बर्डन ऑफ प्रूफ दूसरे पार्टी पे लाई करता हो, अनलेस द सेम हैज़ फर्स्ट बिन स्पेसिफिकली डिनाइड, जब तक जो फैक्ट है या फिर जो बर्डन ऑफ प्रूफ जिस फैक्ट के बारे में मांगा गया या फिर जो फैक्ट जिसको लॉ के थ्रू प्रिज्यूम किया गया उसको डिनाई ना कर दिया गया हो, तब तक सामने वाली पार्टी के द्वारा जब तक उसको डिनाई ना किया गया हो। रूल 14 बात करता है प्लीडिंग्स टू बी साइन। तो रूल 14 बेसिकली सिंपली यही कहता है कि जितनी भी प्लीडिंग्स हैं वो साइन होनी चाहिए पार्टीज़ के द्वारा और उसके प्लीडर के द्वारा। और इसका प्रोवाइजो कहता है वेयर अ पार्टी प्लीडिंग, जब कोई पार्टी जो प्लीड कर रही है वो एब्सेंट है किसी भी कारण से या फिर किसी भी गुड कॉज से वो साइन नहीं कर सकती है, तो उस पर्सन के द्वारा भी उस प्लीडिंग को साइन किया जा सकता है जिसको भी उसने ऑथराइज करा है उसके बिहाफ पे साइन करने के लिए या डिफेंड करने के लिए उसके केस को। 14 बात करती है एड्रेस फॉर सर्विस ऑफ नोटिस। सो ये इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। सो 14 कहता है every pleading when filed by a party shall be accompanied by the statement in the prescribed form signed as provided in rule 14 regardless the address of the party। हर प्लीडिंग जब फाइल किया जाता है किसी पार्टी के द्वारा कोई भी प्लीडिंग, तो उसको उसके साथ एक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए जिसको कि साइन किया गया हो रूल 14 के अकॉर्डिंग, जिसमें कि एड्रेस होगा उस पार्टी का। Such address may from time to time be changed by lodging in the court a form duly filed up and stating a new address of the party accompanied by verified petition। वो एड्रेस को टाइम टू टाइम चेंज भी किया जा सकता है कोर्ट में बेसिकली अप्लाई करके, जो भी कोर्ट का फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करके फाइल करके, और नया एड्रेस स्टेट किया जा सकता है एक वेरीफाइड पिटिशंस के थ्रू। सो ये रूल 14 बेसिकली एड्रेस के बारे में बात करता है कि अगर नोटिस दिया जा रहा है तो उसमें एड्रेस का स्पेसिफिकेशन कैसे होगा, और चेंज होता है एड्रेस का तो उसके बाद नए एड्रेस का स्पेसिफिकेशन कैसे होगा। सो ये रूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। सो अब हम पढ़ेंगे 15 रूल 15। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ऑर्डर 6 दैट टॉक्स अबाउट वेरिफिकेशंस ऑफ प्लीडिंग। सो 15 कहता है कि सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड एट द फुट by the party or by one of the parties pleading or by some other person proved to the satisfaction of the court to be acquainted with the facts of the case। so रूल 15 कहता है कि सारा का सारा प्लीडिंग एक एफिडेविट के थ्रू वेरीफाई होना चाहिए पार्टीज़ के द्वारा, या फिर अगर नंबर ऑफ बहुत सारी पार्टीज़ है तो किसी भी एक पार्टी के द्वारा, या फिर ऐसे पर्सन के द्वारा जिसको जो कि फैक्ट्स के बारे में अवेयर है उसके द्वारा वो वेरीफाई होना चाहिए। और उस एफिडेविट में डेट भी स्टेट होना चाहिए और जगह भी स्टेट होना चाहिए जहाँ पे उसको साइन किया गया हो उस एफिडेविट को। सो कि हम सब रूल 2 में देख ही रहे हैं, द पर्सन वेरीफाइंग शैल स्पेसिफाई by reference to the numbered paragraph of the pleading what he verifies of his own knowledge and what he verifies upon information received or and believed to be true। तो सब रूल 2 यहाँ पे ये कहता है कि जिस पर्सन के द्वारा वेरीफाई किया जा रहा है एफिडेविट पे, उस पर्सन को ये स्पेसिफाई करना होगा पैराग्राफ्स में कि
किस चीज, उस प्लीडिंग के किस चीज़ को वो खुद के नॉलेज पे वेरीफाई कर रहा है और किस चीज़ को किसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे वेरीफाई कर रहा है जो कि उसको लग रहा है कि सही हो सकती है। सब रूल 3 कहता है वेरिफिकेशन shall be signed by a person making it and shall state the date on which the place at which it was signed। सो सब रूल 3 यही कहता है कि वेरिफिकेशन उस पर्सन के द्वारा साइन होना चाहिए जो वेरीफाई कर रहा है, और उस पर डेट मेंशन होना चाहिए और प्लेस मेंशन होना चाहिए जहाँ पर उसको साइन किया गया है, और वेरिफिकेशन एफिडेविट के थ्रू होना चाहिए। वहीं पे 15A बात करती है वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स इन कॉमर्शियल डिस्प्यूट। तो 15A कॉमर्शियल डिस्प्यूट में वेरिफिकेशन कैसे होती है प्लीडिंग की, उसकी बात करती है। और 15 में हमने ये पढ़ लिया अगर किसी लॉ में कुछ और प्रोवाइड किया गया है तो उसको फॉलो किया जाएगा, अगर कुछ और प्रोवाइड नहीं किया गया है तो रूल 15 के जो सब रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन किया जाएगा। 15A वेरिफिकेशन की बात करता है कॉमर्शियल डिस्प्यूट में। So, notwithstanding anything contained in Rule 15, every pleading in a commercial dispute shall be verified by an affidavit in a manner or form prescribed in appendix to the schedule। 15 साफ कहता है कुछ भी लिखा हो रूल 15 में मतलब नहीं है, जितनी प्लीडिंग कमर्शियल डिस्प्यूट में फाइल होगी वो एफिडेविट के थ्रू वेरीफाई होगी और उसी फॉर्म्स के थ्रू वेरीफाई होगी जो कि स्केड्यूल के अपेंडिक्स में दिया हुआ है। और सब रूल 2 यही कहता है कि जो एफिडेविट है वो साइन होना चाहिए एक पार्टी के द्वारा, अगर मल्टीपल पार्टीज़ है तो उसमें से किसी एक पार्टीज़ के द्वारा, और अगर कोई एक पार्टीज़ जो कि अवेयर उस फैक्ट्स के बारे में उसके द्वारा भी वो वेरीफाई हो सकती है। और जब सब रूल 3 कहता है वेयर अ प्लीडिंग इज अमेंडेड, प्लीडिंग को अमेंड किया जाता है तो अमेंडमेंट को भी वेरीफाई किया जाएगा उसी फॉर्म और मैनर में जो कि सब रूल 1 में बताया गया है 15A के सब रूल 1 में। जब प्लीडिंग को सब रूल 1 के थ्रू वेरीफाई नहीं किया गया है तो पार्टी को परमिट नहीं किया जाएगा कि वो उस प्लीडिंग में जो भी चीज़ है उसको जो भी चीज़ स्टेट किया गया है उसको एविडेंस के रूप में रिलाई कर सकती है। और सब रूल 5 कहता है कि कोर्ट में स्ट्राइक आउट प्लीडिंग विच इज़ नॉट वेरीफाइड बाय द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ नेमली द एफिडेविट सेट आउट इन अपेंडिक्स टू दिस शेड्यूल। तो कोर्ट बेसिकली उस प्लीडिंग्स को रिजेक्ट कर सकती है जिसको कि एफिडेविट के थ्रू वेरीफाई नहीं किया गया हो। अब हम पढ़ेंगे रूल 16 ऑफ ऑर्डर 6। इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ ऑर्डर 6 और इससे क्वेश्चंस आते हैं हर एग्जाम में। और रूल 16 बात करती है स्ट्राइकिंग आउट प्लीडिंग्स। द कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑर्डर to be struck out or amended any matter in any pleading which may be unnecessary, scandalous, frivolous, vexatious, which may be tend to prejudice, embarrass or delay the fair trial of the suit, which is otherwise an abuse of the process of the court। सो रूल 16 ये कहता है कि कोर्ट प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे ऑर्डर कर सकती है कि किसी भी प्लीडिंग को रिजेक्ट किया जाए या फिर अमेंड किया जाए। प्लीडिंग के किसी भी मैटर को अगर कोर्ट को लगता है कि जो प्लीडिंग का कोई मैटर है या फिर जो पूरा का पूरा प्लीडिंग है वो अननेसेसरी है, स्कैंडेलियस है, फ्रीविलियस है या वेक्सेसियस है, मतलब वो रेलिवेंट है ही नहीं पार्टीज़ के बीच में इशू के डिटर्मिनेशन के लिए। वहीं पे बी कहता है कि अगर कोर्ट को लगता है कि उस प्लीडिंग से ट्रायल डिले हो सकती है या फिर ट्रायल एम्बेरस हो सकती है। सी कहता है कि और भी किसी ग्राउंड पे कोर्ट स्ट्रक आउट और अमेंड कर सकते हैं प्लीडिंग को जो कि कोर्ट को अब्यूज लगता है कोर्ट के प्रोसेस की। सो ये ग्राउंड्स याद रखने ज़रूरी हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। रूल 17 बात करती है अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग्स की। सो रूल 17 कहता है कोर्ट में एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स अलाउ आइदर पार्टी टू अल्टर अमेंड हिज प्लीडिंग इन सच मैनर और ऑन सच टर्म्स एज मे बी जस्ट एंड ऑल सच अमेंडमेंट्स शैल बी मेड as may be necessary for the purpose of determining the real question in controversy between the parties। तो रूल 17 कहता है कोर्ट जो है प्रोसीडिंग के किसी भी स्टेज पे किसी भी पार्टी को अलाउ कर सकती है कि आप अल्टर चेंज कर सकते हैं या फिर अपने प्लीडिंग्स को अमेंड कर सकते हैं उस मैनर में और उस टर्म्स पे जो कि कोर्ट को सही लगता हो, और जितने भी अमेंडमेंट्स किए जाएंगे वो अमेंडमेंट्स उस पर्पस के लिए किए जाएंगे जिससे कि जो पार्टीज़ के बीच में जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उसका डिटर्मिनेशन हो सके। सिर्फ उसी पर्पस के लिए अमेंडमेंट अलाउ कर सकती है कोर्ट।
इसका प्रोवाइजो कहता है कि नो एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट शैल बी अलाउड आफ्टर द ट्रायल हैज कमेंस्ड अनलेस द कोर्ट कम्स टू द कंक्लूजन दैट इन स्पाइट ऑफ ड्यू डिलिजेंस द पार्टी कुड नॉट हैव रेज्ड द मैटर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रायल। प्रोवाइजो कहता है कि कोई भी अमेंडमेंट एप्लीकेशन को कोर्ट ट्रायल के होने के बाद अलाउ ही नहीं करेगी। ट्रायल के स्टार्ट होने के बाद कोई भी एप्लीकेशन जो अमेंडमेंट का उसको कोर्ट अलाउ नहीं करेगी जब तक कि कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है कि पार्टीज़ के पास एक सफिशिएंट ग्राउंड है या सफिशिएंट रीज़न है जिसके कारण पार्टी ने ये एप्लीकेशन ट्रायल से पहले रेज नहीं किया था या फिर रेज नहीं कर पाई थी। तो 17 यही कहता है कि प्लीडिंग्स के अमेंडमेंट अलाउड है रियल कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो है पार्टीज़ के बीच में उसका डिटर्मिनेशन के लिए, लेकिन अगर ट्रायल स्टार्ट हो गया है तो उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन अमेंडमेंट का कोर्ट इंटरटेन नहीं करेगी जब तक कि कोर्ट को ऐसा नहीं लगता हो कि पार्टीज़ के द्वारा कि पार्टीज़ के पास सफिशिएंट ग्राउंड है जिसके कारण उन्होंने ये एप्लीकेशन ट्रायल शुरू होने से पहले रेज नहीं करा था। अब रूल 18 बात करता है फेलियर टू अमेंड आफ्टर ऑर्डर। इफ अ पार्टी who has obtained an order for the leave to amend does not amend accordingly within the time limited for that purpose by the order, or if no time is thereby limited, then within 14 days from the date of the order he shall not be permitted to amend after the expiration of such limited time as aforesaid, or of such 14 days as the case may be, unless the time is extended by the court. तो रूल 18 यही कहता है कि अगर किसी पार्टी को ऑर्डर मिल गया है कि भाई आप अमेंड कर सकते हो अपने प्लीडिंग्स को, और वो पार्टी क्या करती है, अमेंड नहीं करती है प्लीडिंग को उस टाइम के अंदर जो कि टाइम कोर्ट के द्वारा प्रोवाइड किया गया था कि इस टाइम विद इन दिस टाइम यू हैव टू बेसिकली अमेंड योर प्लीडिंग। तो उस टाइम के अंदर पार्टी के द्वारा बेसिकली प्लीडिंग को अमेंड नहीं किया गया था, और अगर कोर्ट ने ऑर्डर में कोई टाइम प्रिस्क्राइब नहीं करा है तो प्लीडिंग 14 दिन के अंदर अमेंड हो जाना चाहिए ऑर्डर आने के डेट से। लेकिन अगर पार्टी ने टाइमली प्लीडिंग को अमेंड नहीं करा है या फिर टाइम नहीं है 14 दिन के अंदर अमेंड नहीं करा है तो उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद पार्टीज़ को अलाउ नहीं किया जाएगा कि आप अपने प्लीडिंग्स को अमेंड कर सकते हैं जब तक कि कोर्ट उनका जो टाइम है प्लीडिंग्स को अमेंड करने का वो एक्सटेंड ना कर दे। सो इसी के साथ हमारा ऑर्डर 6 ख़त्म होता है। हमने सारे रूल्स कवर कर लिए ऑर्डर 6 के 1 to 18। अब हम शॉर्ट में आपको एक बार ओवरव्यू दे देते हैं 1 to 18 का। सो रूल 1 क्या कहता है, प्लीडिंग में प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों होना चाहिए। प्लेंट अपने को पता है, रिटन स्टेटमेंट क्या होता है वो भी पता है। दूसरी बात कहती है कि प्लीडिंग्स में सिर्फ फैक्ट्स होने चाहिए जो कि रेलिवेंट हो, कोई एविडेंस नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी लॉ भी नहीं होना चाहिए। फॉर्म क्या होगा प्लीडिंग का, वो पढ़ा थी 3A में पढ़ा, कॉमर्शियल कोर्ट्स के मैटर में फॉर्म क्या होगा प्लीडिंग का। 4 में पढ़ा क्या क्या पार्टिकुलर्स दिए जाने चाहिए जब नेसेसरी हो, जब नेसेसरी हो तो क्या क्या पार्टिकुलर्स हमको स्टेट करना होता है। जैसे कि हमने पढ़ा मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वगैरह का केस है तो उसमें और डिटेल्स प्रोवाइड करने की ज़रूरत है प्लीडिंग्स के थ्रू पार्टीज़ को। 6 बात करते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट की, मतलब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है पार्टीज़ के बीच में तो उसकी या फिर उसके बीच में अगर उसमें बहुत सारे कंडीशन इम्पोज्ड हैं और उसमें से अगर किसी पर कंडीशन को चैलेंज किया जाता है पार्टी के द्वारा कि ये कंडीशन फुलफिल नहीं किया गया था तो बाकी सारे कंडीशंस के लिए प्रिज्यूम किया जाएगा कि वो सारे कंडीशन फुलफिल थे और कंटेस्ट जो होगा पार्टीज़ के बीच में सिर्फ उस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए ही होगा। 7 बात करती थी डिपार्चर की, अमेंडमेंट अलाउ नहीं किए। कोई प्लीडिंग को बेसिकली कोई प्लीडिंग के लिए नया ग्राउंड, कोई प्लीडिंग में क्लेम का नया ग्राउंड रेज नहीं किया जा सकता है, या फिर कोई एलिगेशन जो कि इनकन्सिस्टेंट हो प्रीवियस प्लीडिंग से उसको स्टेट नहीं किया जा सकता जब तक उसको अमेंड ना किया जाए। 8 बात करती थी कॉन्ट्रैक्ट के डिनाइल की, that means the denial of the facts of the contract, not the validity of the contract. Rule 9 talks about effect of the document to be stated. Rule 9 stated clearly that document to be stated in a concise form unless all the text of the document is relevant. 10 talks about malice and knowledge. If it is important or relevant to state that the act that was being done by the other party is being done with malice intent or fraudulent intent, then it can be stated as fact. 11 talks about notice. 11 simply state करता है कि if a notice has been given to any party regarding any fact,
matter or thing, then it can be stated as fact unless the form or the prescribed terms of such notice or the circumstances from which such notice is being inferred are material. 12 talks about implied contract or relationships that are being ascertained from series of letters, conversation, or from number of circumstances. Rule 13 talks about presumption of law, things that are being presumed by law in the favor of any party or any fact to which burden of proof lies on other party needs not to be stated in the pleading. 14 talks about pleadings to be signed. Pleadings needs to be signed by the party, or in the absence of party or pleader, the person who is being duly authorized by the parties. 14A talks about address for service of notice. 14A basically states that a party to the suit should apply his address and he should also supply address of the opposite party. It is not important. We all knew that. Now Rule 15 talks about verification of pleading. So Rule 15 simply states that pleading shall be verified through affidavit, and the person verifying it shall specify what he verifies on his own knowledge and what he verifies on any information that is being received or believed to be true. And verification shall be signed by that person, and it shall include the date or place where it was signed. 15 talks about verification of pleadings in a commercial dispute. 16 talks about strikeout of pleadings. 16 specify the grounds on which pleadings can be strike out. 17 talks about amendment of pleadings. Grounds on which pleadings can be amended is being specified on 17. 18 talks about failure to amend after order. If any party obtained an order from the court regarding the amendment of his application, and if he fails to amend such application within the time prescribed by the court, then he is not allowed to amend such application after the expiry of such time period unless the court extend the time of the parties. So इसी के साथ हमारा ऑर्डर 6 खत्म होता है. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्डर 7. तब तक के लिए थैंक यू.